नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन साइंस पढ़ रहे थे, गुरुत्वाकर्षण बल अपन ने ख़त्म किया था और आज अपन ग्रह और उपग्रह सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक होगा आज ग्रह एवं उपग्रह। मेनली जो अपना फोकस होगा वो उपग्रह पर होगा। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि ग्रह क्या होता है। चर्चा करते हैं कि ग्रह क्या होता है। तो मैं बता दूं कि ग्रह जो होता है, ग्रह का प्रत्येक जो ग्रह होता है वो अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। तो जो सूर्य है, सूर्य के 8 ग्रह हैं। सूर्य जो है उसके 8 ग्रह हैं। ये सूर्य इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से अपन इनको और भी, तो इस प्रकार से कुछ 8 कक्षाएं इसके चारों तरफ होंगी सूर्य के, जो चक्कर लगाएंगी। प्रत्येक आकाशगंगा, किसी भी आकाशगंगा का सूर्य हो, जो प्रत्येक सूर्य होगा उस सूर्य के चारों ओर जितने भी चक्कर लगाने वाले जो पिंड होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। तो अपना जो सूर्य है उसके चारों तरफ 8 जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो वो 8 ग्रह हैं। 8 पिंड जो चक्कर लगाते हैं वो 8 पिंड क्या कहलाएंगे? सूर्य के ग्रह कहलाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पिंड है, ये अगले में, इस प्रकार से अपनी अपनी कक्षाओं में ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं, 8 के नाम अपन लिख सकते हैं। बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, पृथ्वी, अरुण, वरुण, मंगल। ये 8 जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये तो होता है ग्रह। अब बात करते हैं उपग्रह की कि उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह जो होता है, उपग्रह होता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह का ही एक पार्ट होते हैं, जिस प्रकार से सूर्य का ही एक पार्ट ग्रह होते हैं। जो सूर्य है उससे ही जो निकले हुए हैं ग्रह। तो सूर्य के विखंडन से जो टूटा सूर्य उससे ग्रह निकल गए, और जो ग्रहों के टूटने से वो निकलते हैं वो उनके उपग्रह कहलाते हैं। वो इन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसके अलावा जैसे आर्यभट्ट, ये भी एक उपग्रह है। अब अपन देखेंगे कि आर्यभट्ट में और चंद्रमा में क्या अंतर है, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह। इस प्रकार से उपग्रह को भी भागों में बांटते अपन, वो आगे अपन चर्चा करेंगे। तो ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उपग्रह जो होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नोट कीजिए इनको।
तो अपन मेनली आज उपग्रह पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो थे टॉलमी महोदय हुए एक, टॉलमी जो थे एक भूगोल शास्त्री थे। इन्होंने चर्चा की कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अपनी जो पृथ्वी है, इसको इन्होंने ब्रह्मांड का केंद्र माना, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को माना। और इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ये अपनी पृथ्वी है और ये जो है सूर्य है। तो टॉलमी महोदय ने विचार दिया कि जो पृथ्वी है ये केंद्र है किसका? ब्रह्मांड का। इसको ब्रह्मांड का केंद्र माना इन्होंने, और जो सूर्य है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में एक दूसरी संकल्पना आई। उस संकल्पना में ये बताया गया कि जो सूर्य है उसके चारों ओर ग्रह गति करते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर गति करती है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिनमें एक पृथ्वी भी है। और ये जो सूर्य है वो ग्रह की दीर्घवृत्ताकार जो दीर्घवृत्त है उसके एक फोकस पर स्थित है। दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, तो इसके एक फोकस पर यह स्थित है। तो इसके लिए उत्केंद्रता आती है, उत्केंद्रता जो होती है वृत्त के लिए 0 होती है। और जो दीर्घवृत्त है, तो पृथ्वी का पथ जो होगा इसमें पृथ्वी का पथ होगा 0.0167। जो वृत्त होता है उसके लिए उत्केंद्रता का मान 0 होता है। वृत्त की उत्केंद्रता E जिसको बोलते हैं वो 0 होता है। तो पृथ्वी 0.0167 उत्केंद्रता वाली दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो विचार है, ये एक संकल्पना थी जिसको अपन हेलिसेंट्रिक संरचना बोलते हैं, संकल्पना बोलते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, हेलियोसेंट्रिक। इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक संकल्पना। इस संकल्पना का मतलब है कि सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल जो है, सौरमंडल में अपने 8 तो ग्रह हो जाते हैं और एक सूर्य सम्मिलित है। तो इस संकल्पना का क्या तात्पर्य निकला कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और उसी सौरमंडल में अपनी पृथ्वी स्थित है, जिसकी 0.0167 उत्केंद्रता पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नोट कीजिए इनको। इसके पश्चात केपलर महोदय हुए, उन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए। केपलर महोदय ने ग्रहों की गति के नियम प्रस्तुत किए हैं। वो ग्रहों की गति के क्या क्या नियम है वो अपन पढ़ने वाले हैं अभी। तो हेलियोसेंट्रिक संकल्पना थी वो अपन ने देखा। इसके बाद में देखते हैं अपन केपलर के ग्रहों के गति के नियम। तो ग्रहों की गति के नियम देख सकते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ये जो ग्रहों की गति के नियम है वो केपलर साहब ने प्रतिपादित किए। केपलर ने
केपलर महोदय बताते हैं कि जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं। तो इनका जो पहला नियम था, इन्होंने पहला नियम दिया कि ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं सूर्य के। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और इसी के साथ ही जो सूर्य है, सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होगा, एक फोकस पर स्थित है। इसे अपन चित्र के माध्यम से निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, अपना ये जो अपनी पृथ्वी है, सॉरी या सूर्य बनाते हैं अपन, ये सूर्य है। तो सूर्य किसी दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होगा, ये दीर्घवृत्त बना दिया। दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस पर सूर्य स्थित हो गया। अब यहाँ मान लो किसी भी ग्रह को मान सकते हैं अपन, जरूरी नहीं कि पृथ्वी हो, कोई भी ग्रह, लेकिन सामान्यतः अपन पृथ्वी लेके चलते हैं। ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना सूर्य है। मैंने बताया कि प्रत्येक आकाशगंगा में अनेकों सूर्य हो सकते हैं और अनेकों उनकी पृथ्वियाँ हो सकती हैं। तो अपनी जो आकाशगंगा है उसमें जो सूर्य है, जिसको अपन सन बोलते हैं, और जो अपनी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी क्या है, यहाँ पे एक ग्रह है। और ये ग्रह क्या कर रहा है, ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जिसकी उत्केंद्रता कितनी है, 0.0167। ई उत्केंद्रता को बोलते हैं, स्मॉल ई से भी डिनोट कर देते हैं इसको, जरूरी नहीं कैपिटल ई से ही, स्मॉल ई से भी इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये ग्रह की गति का पहला नियम था जो केपलर महोदय ने दिया। जो इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम यह कहता है कि ग्रह समान समयांतराल में या समान समय में समान क्षेत्रफल बनाता है। इसका मतलब समझ में आया कि जो ग्रह है वो समान समय में समान क्षेत्रफल बनाता है, या समान क्षेत्रफल घेरता है भी लिख सकते हैं अपन इसको, या घेरता है। इसका मतलब है ये इस प्रकार से एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा हुई जिसके एक के फोकस पर क्या है, सूर्य है। ये अपना सूर्य हो गया। अब जो ग्रह है, जैसे मान लो ग्रह यहाँ पर है, तो ये T1 समय में इतना क्षेत्रफल तय करता है। इस T1 समय में जो क्षेत्रफल हुआ, उस क्षेत्रफल को अपन A1 नाम दे देते हैं। दूसरा जो समय लगा, यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो क्षेत्रफल है उसको अपन A2 नाम दे देते हैं। टाइम वही T1 रहेगा, क्योंकि मैंने कहा समान समय में। और तीसरा जो क्षेत्रफल है, एक तीसरा क्षेत्रफल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें भी टाइम तो T1 रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल को A3 नाम दे देते हैं। अब इस स्थिति में अपन देखते हैं कि ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल घेरता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 समय में घेरा हुआ समय है, घेरा हुआ क्षेत्रफल है A1, वो किसके बराबर होगा, A2 के बराबर। वो किसके बराबर होगा, A3 के बराबर। मतलब एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही जो ग्रह की गति का दूसरा नियम है, ये हमें बताता है। तो नोट कीजिए इनको, ये ग्रह की गति का दूसरा नियम है, नोट कीजिए इनको।
जो तीसरा नियम है ग्रहों की गति का, तीसरा नियम कहता है कि ग्रह केंद्र से जितनी दूरी पर होंगे उतना ही अधिक घूर्णन में समय लगेगा। तो ये सीधी सी बात है, ऑब्वियसली ज़्यादा दूरी पर रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। जो अपना तीसरा रूल है, तो तीसरा रूल कहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब। इसका मतलब है कि ग्रह जितनी अधिक दूरी पर रहेगा उतना ही अधिक घूर्णन में समय लगेगा, उतना ही अधिक, सॉरी उतना ही घूर्णन में अधिक समय लगेगा। ये जो केपलर की ग्रहों की गति का तीसरा नियम है वो, इस जो तीसरा नियम है इसको समझना बिल्कुल आसान है। ये सूर्य है, ये कोई एक ग्रह है, ये कोई दूसरा ग्रह है, और ये कोई तीसरा ग्रह है जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये अपना क्या है, सूर्य है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ से सूर्य से जो पहला ग्रह है उसकी दूरी r1 मान ले, दूसरा ग्रह है उसकी दूरी r2 मान ले, और तीसरा जो ग्रह है उसकी दूरी r3 मान ले। तो अपन देखेंगे कि जो t1 समय लगेगा, t1 का स्क्वायर आ गया वो r1 क्यूब, t2 का स्क्वायर आ गया वो r2 का क्यूब, और t3 का जो स्क्वायर होगा वो r3 का क्यूब। ऑब्वियसली अपन देखते हैं कि r1 इज लेस देन r2 इज लेस देन r3। तो जो टाइम है सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, t1 में सबसे कम समय लगेगा क्योंकि r1 सबसे छोटा है, तो t1 t2 से छोटा होगा और t3 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि ग्रह जितनी अधिक दूरी पर रहेगा उतना ही अधिक घूर्णन में समय लगेगा। नोट कीजिए इनको। ये थे अपने ग्रहों की गति के नियम जो केपलर महोदय ने दिए हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं उपग्रह। अभी अपन ने पढ़ा कि उपग्रह होता है जो अपने ग्रह से टूटकर उसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। जैसे ग्रह हैं जो सूर्य से टूटकर उसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह से टूटकर ही। उपग्रह, उपग्रह की परिभाषा मैंने पहले बता दी कि उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। तो पहला जो प्रकार है उपग्रहों का, अपन उपग्रहों के प्रकार पढ़ते हैं। उपग्रह का जो पहला प्रकार है वो है कृत्रिम उपग्रह। सॉरी, पहले अपन प्राकृतिक उपग्रह पढ़ते हैं। पहला जो प्रकार पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? तो जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं ये उपग्रह होते हैं ग्रह से टूटकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं।
उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी से टूटकर पृथ्वी से अलग हुआ और इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। पृथ्वी से अलग हुआ करीब 1 करोड़ वर्ष पूर्व। ये जो है ये थिया नामक क्षुद्र ग्रह के टकराने से, थिया नामक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। क्षुद्र ग्रह, ये जो ग्रह था, ये जब पृथ्वी अपनी ध्रुव अवस्था में थी, जब यह सूर्य से टूटी तो यह ध्रुव अवस्था में थी, धीरे धीरे ठोस बनी और वर्तमान आकार लेती है। अभी तक ये ठंडी हुई ही जा रही है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो ध्रुव अवस्था में थी, तब थिया नामक एक क्षुद्र ग्रह इससे टकराया और इससे टूटकर चंद्रमा का निर्माण हुआ, जो कि पृथ्वी का उपग्रह बना, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो दूसरे प्रकार का उपग्रह होते हैं वो होते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं मानव द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो उपग्रह छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह होंगे मानव द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु या अपने उपयोग हेतु अपने उपयोग हेतु कर लेते हैं, वो बढ़िया रहेगा। अपने उपयोग हेतु छोड़े गए उपग्रह। प्रक्षेपित उपग्रह, ये जो उपग्रह होते हैं कृत्रिम उपग्रह, ये मानव निर्मित होते हैं, जो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार छोड़ता है, प्रक्षेपित करता है इनको। ये पृथ्वी की किसी कक्षा में या किसी ग्रह की कक्षा में छोड़े जाते हैं, जिससे उस ग्रह पर ध्यान रखते हैं या फिर उस ग्रह का जायजा लेते हैं। जैसे कि चंद्रमा पर छोड़े जाते हैं कई उपग्रह, तो चंद्रमा का पता लगाने के लिए कि उसकी सतह कैसी है। मंगल पर छोड़े जाते हैं कई उपग्रह, और पृथ्वी पर अपने संचार के लिए भी उपग्रह छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न जगहों के फोटोग्राफ्स लेने के लिए उपग्रह छोड़े जाते हैं, जिससे अपने को पता चलता है कि कहाँ पे खनिजों की पर्याप्तता है। और कई बार सेना द्वारा भी कुछ उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो दुश्मन देशों पर नज़र रखने के लिए या आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए छोड़े जाते हैं। तो नोट कीजिए इनको, 2 प्रकार के जो उपग्रह हैं। इसमें भी अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं अपन आर्यभट्ट, जो भारत का प्रथम उपग्रह था। आर्यभट्ट विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह छोड़ने का श्रेय रूस को जाता है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह, प्रथम कृत्रिम उपग्रह। तो विश्व में जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया वो रूस द्वारा छोड़ा गया, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। जो प्रथम उपग्रह था वो था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि रूस ने छोड़ा था। रूस ने सन 1957 ईस्वी में, आपको दिख नहीं रहा होगा, जो स्पुतनिक फर्स्ट था ये जो था ये रूस ने छोड़ा 1957 ईस्वी में, जो प्रथम उपग्रह था। नोट कीजिए इनको। अब प्राकृतिक उपग्रह में कुछ खास नहीं पढ़ने के लिए,
तो हमें जो पढ़ना है वो केवल कृत्रिम उपग्रह से संबंधित ही पढ़ना है। कृत्रिम उपग्रह की कुछ कक्षाएं होती हैं, उन पर विचार करते अपन। कक्षाओं के आधार पर विभेदन। कक्षाओं के आधार पर अपन इनको विभेद करते हैं। तो जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं अपन लियो। लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं लियो। ये जो पृथ्वी की कक्षा होती है, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम कक्षा है जिसके अंदर उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो ये जो कक्षा है पृथ्वी की, ये कक्षा 180 से 2000 किलोमीटर तक की होती है। पृथ्वी से 180 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक जो भी उपग्रह छोड़े जाएंगे वो लियो कहलाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। निम्न पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए उपग्रह, यहाँ पर सर्वाधिक उपग्रह छोड़े जाते हैं। जो सर्वाधिक उपग्रह हैं वो इसी कक्षा में छोड़े जाते हैं। सर्वाधिक जो उपग्रह होते हैं वो लियो में छोड़े जाते हैं। दूसरा जो अपना और जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए जाते हैं वो भी लियो में ही स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन लियो में ही स्थापित किए जाते हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं। दूसरा जो अपना ऑर्बिट है उसको बोलते हैं अपन मियो। दूसरा जो ऑर्बिट है उसको बोलते हैं मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं मियो। इसकी जो ऊंचाई है वो 2000 किलोमीटर से लेकर लगभग 36,000 किलोमीटर तक होती है। ये होंगे अपने 2000 किलोमीटर से लेकर लगभग 36,000 किलोमीटर तक। या इसकी एग्जैक्ट जो लंबाई देखी जाए तो वो है 35,786 किलोमीटर, जिस पर अपन भू स्थिर उपग्रह छोड़ते हैं। 35,786 किलोमीटर, जिसे लगभग 36,000 किलोमीटर मान लिया जाता है। ज़्यादातर किताबों में 36,000 किलोमीटर ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी 35,786 किलोमीटर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यदि 36,000 नहीं मिले तो यही अपने को लिखना पड़ेगा। इसके बाद में जो तीसरी अपनी कक्षा आएगी, जो तीसरी कक्षा होगी वो होगी हीओ, HEO, जिसको बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट, ये जो होते हैं इसको हीओ बोलते हैं। तो ये जो होंगे वो 36,000 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले उपग्रह होंगे। 36,000 किलोमीटर से अधिक की कक्षा में ये छोड़े जाएंगे। ये जो होते हैं ये संचार के लिए होते हैं। जो भी जितने भी संचार उपग्रह छोड़े जाएंगे वो इसी में छोड़े जाएंगे, संचार उपग्रह।
भारत में इनसेट सीरीज में उपग्रह होते हैं वो इसी में छोड़े जाते हैं। ये जो है इसके अंदर किसी भी क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए या फोटोग्राफ्स प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ये निगरानी रखने के लिए और फोटोग्राफ्स प्राप्त करने के लिए छोड़े जाते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन भी इन्हीं में स्थापित किए जाते हैं। और ये जो है संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं। संचार के लिए जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो इसी में छोड़े जाते हैं। तो आज अपन ने ग्रह के बारे में पढ़ा, ग्रह के नियम और उपग्रह पढ़ा। उपग्रह के अपन ने प्रकार देखे, 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। और एक जो उपग्रह को कक्षाओं के आधार पर अपन विभेद करते हैं वो 3 प्रकार की कक्षाएं होती हैं। लियो होती है, लियो, मियो और हियो। तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन जो उपग्रह होते हैं उनके कृत्रिम उपग्रह के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।